मंगलवार को पुणे में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित हुए पीएम मोदी। लोकमान्य तिलक पुरस्कार पाकर भावुक हुए पीएम। बोले, राशि नमामि गंगे परियोजना को समर्पित। लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पेश। विपक्ष ने दिल्ली सर्विस बिल का किया विरोध। विपक्षों को अमित शाह ने दिया जवाब। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अलकायदा के एक और आतंकी नेटवर्क का किया भांडाफोड़। 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। ज्ञान वापी पर योगी के बयान से गरमाई राजनीति। बसपा सांसद ने योगी के बयान को कहा बेहुदा। कहा, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। हरियाणा हिंसा में 5 की मौत। विज ने कहा, मोनू मानेसर का रोल नहीं। सोशल मीडिया पर सुलग रहा था विवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ लव शर्मा। तो करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तिलक स्मारक ट्रस्ट की ओर से उन्हें यह अवार्ड दिया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने अवार्ड की राशि को नमामि गंगे योजना में देने का ऐलान किया। खास बात यह रही कि एनसीपी चीफ शरद पवार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और उन्होंने पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया। खास बात यह रही कि विपक्षी एकता की कवायद और एनसीपी में फूट के बाद शरद पवार ने पहली बार पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल भी लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा, शिवाजी महाराज ने अपना साम्राज्य बनाया, लेकिन उन्होंने किसी की जमीन नहीं छीनी। साथियों, वैसे तो तिलक जी पूरे भारत के लोकमान्य नेता है, लेकिन जैसे पुणे और महाराष्ट्र के लोगों के लिए उनका एक अलग स्थान है, वैसा ही रिश्ता गुजरात के लोगों का भी उनके साथ है। मैं आज इस विशेष अवसर पर मैं उन बातों को भी याद कर रहा हूं। स्वतंत्रता संग्राम के समय वो करीब 1.5 महीने अहमदाबाद साबरमती जेल में रहे थे। इसके बाद 1916 में तिलक जी अहमदाबाद आए। दिल्ली सर्विस बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दिल्ली सर्विस बिल विधेयक संविधान के खिलाफ है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है। वो इस फैसले को निष्क्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बिल संघीय ढांचे पर चोट है। लोकसभा में विपक्ष ने दिल्ली सर्विस बिल का विरोध किया। इसका जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मुद्दा उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, संसद दिल्ली राज्य के लिए कोई भी कानून बना सकती है, इसलिए बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। इसी बीच विपक्ष मणिपुर पर नारेबाजी करता रहा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने विधेयक को सदन में पेश करने की अनुमति दी। गुजरात एटीएस ने अलकायदा के एक और आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। राजकोट से 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया। आतंकियों के नाम की बात करें तो उनका नाम अमन, अब्दुल शकूर और सैफ नवाज है, जिन्हें राजकोट से पकड़ा गया है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध आतंकी काफी रेडिकलाइज हैं और उनके पास से एक हथियार भी बरामद होने की बात सामने आई। जल्दी गुजरात एटीएस इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा करेगी। पकड़े गए आतंकी पिछले 6 महीने से राजकोट के सोना बाजार में काम कर रहे थे और दूसरे मुस्लिम कारीगरों युवाओं को रेडिकलाइज कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के पेतई खालसा घायलों का हाल जानने पहुंचे बसपा सांसद दानिश अली। आपको बता दें कि दानिश अली ने ज्ञान वापी में सीएम योगी के त्रिशूल वाले बयान पर बोला कि मैं इतना ही कहूंगा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। जो 20 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वह किसी एक फिरके के मुख्यमंत्री नहीं हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि वह क्या कह रहे हैं। और जो मामला कोर्ट में है, आप मुख्यमंत्री के पद पर रहकर कोर्ट पर आप दबाव बनाना चाहते हैं। मुस्लिम पक्ष के दिए गए समाधान के बयान पर उन्होंने कहा कि ये बेहुदा बयान है। कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके के बयानात नहीं देने चाहिए। मुख्यमंत्री 20 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उत्तर प्रदेश की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसी एक फिरके के मुख्यमंत्री नहीं। हरियाणा के नूंह में सोमवार 31 जुलाई को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच भड़की हिंसा अब भयानक रूप ले चुकी है। इसमें गुरुग्राम की एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया। अब तक हिंसा में कुल 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पुलिस ने कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है, तो केंद्र भी अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर रहा है। कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नूंह में हालत को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन्होंने कहा, जब हिंसा शुरू हुई थी तो नूंह से सटे हुए जिले
फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने अधिकारियों सहित फोर्स भेज दी थी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी फोर्स भेज रहे हैं। अनिल विज ने आगे कहा कि केंद्रीय गृह सचिव ने 20 कंपनियां मुहैया कराई हैं। इन्हें एयरलिफ्ट कराने की जरूरत आती है तो हम वो भी करेंगे। इसके लिए एयरफोर्स को स्टैंड बाय पर रहने के लिए भी कह दिया गया है। वही हिंसा पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा, हरियाणा की नूंह से सांप्रदायिक हिंसा बेहद परेशान करने वाली है। पूर्वोत्तर में मणिपुर के बाद अब हरियाणा में भी इस तरह की वारदात अच्छे संकेत नहीं है। हरियाणा की समस्त जनता से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसे नाजुक समय में हम शांति और आपसी भाईचारा कायम रखें। अमन विरोधी ताकतों और हिंसा की सियासत को हम सभी को मिलकर हराना है। मध्य प्रदेश के हरदा और देवास जिले की सीमा पर बसे नेमावर में सोमवार 31 जुलाई को 35 परिवारों के लगभग 190 महिला पुरुषों ने घर वापसी की। यह धर्म परिवर्तन जीवन दायिनी मां नर्मदा के तट पर संतों के सानिध्य में हुआ। धर्म परिवर्तन करने वाले परिवारों ने हिंदू धर्म में वापसी करने के बाद खुशी जताते हुए कहा कि अपने पूर्वजों के धर्म में वापसी कर खुशी हो रही है। दरअसल ये मामला खातेगांव तहसील के जामनगर ग्राम और उसके आसपास के क्षेत्र का है, जहां सोमवार को 35 परिवारों ने मुस्लिम से दोबारा हिंदू धर्म में वापसी की। संतों ने धर्म परिवर्तन करने वालों का सबसे पहले मंत्रोच्चारण कर शुद्धिकरण करवाया। इसके बाद मुंडन संस्कार कर नर्मदा नदी में स्नान करवाया और जनेऊ संस्कार किया। बाद में संतों ने आहुति देकर उनका नामकरण किया। उसके बाद धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों ने प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और शंभू भोलेनाथ के जयकारे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल मूसेवाला हत्याकांड के एक आरोपी सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन को अजरबैजान के बाकू शहर से भारत ले आई है। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को पिछले साल 29 मई को कई गोलियां मारी गई थी, जिसमें उनकी जान चली गई थी। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार भी आरोपी हैं। पुलिस का कहना है कि सचिन बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम सदस्य है और ये फिरौती वसूलने का भी काम किया करता था। कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यू के दौरान लॉरेंस ने खुद कबूल किया था कि मूसेवाले की हत्या की प्लानिंग गोल्डी बरार ने की थी। इसके अलावा उसने बताया था कि उसे हत्या की जानकारी थी, मगर वो प्लानिंग में शामिल नहीं था। साथ ही बता दें कि सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से भारत लाने की कोशिशों में खुद गृह मंत्री अमित शाह निजी तौर पर शामिल रहे। गृह मंत्री के इन्वॉल्वमेंट के चलते ही सचिन बिश्नोई को भारत जल्द लाया जाता है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में जाति आधारित सर्वे कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। आपको बता दें कि सर्वे के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देने वाली कुल 5 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की पीठ ने 7 जुलाई को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सर्वेक्षण के 2 चरणों को शुरू किया गया। पहले चरण जो 7 जनवरी को शुरू हुआ, घरेलू गिनती का अभ्यास था और ये 21 जनवरी तक पूरा हो गया। दूसरा चरण 15 अप्रैल को शुरू हुआ, जिसमें लोगों की जाति और उनके सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी एकत्र की गई। पूरा चैप्टर मई 2023 तक समाप्त होने वाला है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। इसके ठीक 2 दिन बाद ये 3 अगस्त से 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। T20 सीरीज का पहला मैच ट्रिनिडाड में होगा, दूसरा और तीसरा मैच गयाना और फिर अंतिम 2 मैच फ्लोरिडा में खेले जाएंगे। भारत और वेस्टइंडीज दोनों ही बोर्ड T20 सीरीज के लिए अपनी अपनी टीमों का ऐलान कर चुके हैं। टीम इंडिया की कमान जहां हार्दिक पांड्या के हाथों में है, वही वेस्टइंडीज की टीम की अगुवाई रोवमन पॉवेल करेंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाली T20 सीरीज के सभी मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेले जाएंगे। वही मुकाबले का टॉस 7:30 बजे होगा। साथ ही बता दें कि भारत बनाम वेस्टइंडीज T20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड और जियो सिनेमा पर कई भाषाओं में उपलब्ध होगी। भारत बनाम वेस्टइंडीज T20 सीरीज का भारत में टीवी में हिंदी और अंग्रेजी में DD स्पोर्ट्स पर सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। इसके ठीक 2 दिन बाद ये 3 अगस्त से 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। T20 सीरीज का पहला मैच ट्रिनिडाड में होगा, दूसरा और तीसरा मैच गयाना और फिर अंतिम 2 मैच फ्लोरिडा में खेले जाएंगे। भारत और वेस्टइंडीज दोनों ही बोर्ड T20 सीरीज के लिए अपनी अपनी टीमों का ऐलान कर चुके हैं। टीम इंडिया की कमान जहां हार्दिक पांड्या के हाथों में है, वही वेस्टइंडीज की टीम की अगुवाई रोवमन पॉवेल करेंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाली T20 सीरीज के सभी मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेले जाएंगे। वही मुकाबले का टॉस 7:30 बजे होगा। साथ ही बता दें कि भारत बनाम वेस्टइंडीज T20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड और जियो सिनेमा पर कई भाषाओं में उपलब्ध होगी। भारत बनाम वेस्टइंडीज T20 सीरीज का भारत में टीवी में हिंदी और अंग्रेजी में DD स्पोर्ट्स पर सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। देश के कई राज्यों में अगले 2 दिन जमकर बारिश होने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सावधान रहने को कहा है। लोगों से कहा गया है कि सिर्फ ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ हिस्सों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ 4 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी अगले 4 दिन बारिश होने के आसार हैं। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुधवार से शुक्रवार तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ में 3 दिन बारिश हो सकती है। इसके साथ बिहार और ओडिशा के लिए भी IMD ने भविष्यवाणी की है कि यहाँ कई इलाकों में जमकर बारिश हो सकती है। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यू इंडिया लाइव के साथ।